हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने सीटेट फर्स्ट पेपर जो आपका था पेपर 1, उसकी जितनी भी आंसर की थी ना, हमने सभी को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको आंसर की नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। तो उसमें जो सभी आंसर की हैं वो गिवन है, ठीक है। और उसके बाद हमने जो आपका पेपर 2 था, पेपर 2 की हिंदी की जो आंसर की थी, लैंग्वेज 1 जिन्होंने हिंदी चूज की थी ना, लैंग्वेज 1 हिंदी चूज की थी, तो उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और अब जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं आपकी पेपर सेकंड की लैंग्वेज 2 जिन्होंने इंग्लिश चूज की है, उस पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड बेस्ट और ऑथेंटिक मटेरियल ही प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। जिस तरह से हमने सीटेट पेपर फर्स्ट के अंदर ईवीएस और बाकी सब्जेक्ट को किया था, आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर से नहीं था। और इसी तरह से अब हम जो आपकी एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, उन सबको स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये आपका जस्ट जो सीटेट था ये पात्रता थी। अभी आपके जो मेन टीचिंग एग्जाम्स है ना, वो सभी बचे हुए हैं और आपको अच्छे से पता है जो आपकी एनसीईआरटी है उसका कितना ज़्यादा रोल है। तो आपको अगर बेस्ट और ऑथेंटिक मटेरियल चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। साथ में आप जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एक क्लासरूम रिसोर्सेज। देखिए बात हो रही है यहाँ पर क्लासरूम रिसोर्सेज के बारे में, फॉर लर्नर्स इन टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लर्निंग ऑफ किसकी, लैंग्वेज की बात हो रही है। तो देखिए आप यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, क्लासरूम लाइब्रेरी नहीं भाई, रीडिंग कॉर्नर ये भी आपका नहीं होगा, और वर्ड वॉल ये भी आपका नहीं होगा। और आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 3, क्योंकि हमसे पूछा था नहीं। तो देखिए जो क्लासरूम प्रोसीजर्स होते हैं ना, यानी कि विधियां, तो जो विधियां हैं वो रिसोर्सेज नहीं हो सकती, ठीक है। वो रिसोर्सेज नहीं होंगे, रिसोर्सेज वो होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। तो टीचिंग लर्निंग के अंदर अगर लाइब्रेरी है उसमें बुक होंगी तो हेल्प मिलेगी आपको, रीडिंग कॉर्नर है उससे भी हेल्प मिलेगी, जो वर्ड वॉल है उसके अंदर भी हम क्या रखते हैं भाई, जो वॉल है आपकी दीवार है उसके ऊपर क्या चिपकाते हैं हम, वर्ड्स लगाते हैं ना, तो वो भी क्या है आपकी लैंग्वेज में हेल्प करती है। लेकिन जो प्रोसीजर्स हैं, विधियां हैं, वो नहीं करती। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। रीडिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपका एसर्शन देखिए, ए प्लान फॉर इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग मस्ट बी क्रिएटेड बाय ए लैंग्वेज टीचर, एकदम करेक्ट है भाई। यानी कि आपको है ना हर एक प्रत्येक बच्चे पर ध्यान देना होगा एक लैंग्वेज टीचर को। क्यों, देयर इज डाइवर्सिटी इन लर्नर्स इन द लर्निंग ऑफ न्यू लैंग्वेज, क्योंकि क्या है क्लास के अंदर डाइवर्सिटी है। तो ये भी आपका करेक्ट है। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 4, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ते हैं। इन विच मेथड डज द लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज प्ले ए सेंट्रल रोल इन टीचिंग। अब आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है ना वो क्या होती है। फर्स्ट लैंग्वेज का मतलब है बच्चे की नेटिव लैंग्वेज, जो हम घर की लैंग्वेज बोलते हैं ना उसको बोला जाता है आपकी फर्स्ट लैंग्वेज। तो देखिए अब आप ऑप्शंस को देखिए, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड गलत है भाई। आपका सेकंड ऑप्शन है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए यहां पर जो बात हो रही है ना, ये बात ये हो रही है जो फर्स्ट लैंग्वेज है ना वो कहाँ पे आपका सेंट्रल रोल निभाएगी। तो जब आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ते हैं ना तो आपका बात होती है ट्रांसलेशन की, यानी कि वहां पर क्या किया जाता है, चीजों को ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाता है। जब बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आती ना तो उसकी नेटिव लैंग्वेज के अंदर हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं, तब बच्चे को समझाते हैं। तो जो अगर हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आपका कनेक्शन हो गया ना किससे, फर्स्ट लैंग्वेज से, क्योंकि हम फर्स्ट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके ही पढ़ा रहे हैं बच्चे को ताकि बच्चा अच्छे से समझ सके। तो इसलिए यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। देखिए काफी लोग सोच रहे होंगे कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ आंसर बता दीजिए। भाई मैं डायरेक्ट आंसर भी बता सकता हूं, लेकिन उस चीज का फायदा नहीं होगा। हम जो पेपर के अंदर गलती कर देते हैं ना, और हमारे जो नंबर हैं कभी 87 पे अटक गए, कभी 85 पे, उनका रीजन यही सब है, क्योंकि हम लोग प्रीफर करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर, और हमें उनका रीजन नहीं पता होता। हम हमेशा तुक्के लगाने की ही सोचते हैं। तो इसलिए एक्सप्लेनेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो हमने थ्योरी क्लासेस की थी ना ईवीएस की, आप पूछिए, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि कितनी अच्छे से करवाई गई थी। वहां पर जब मैंने एमसीक्यू करवाए थे ना, तो एमसीक्यू के साथ साथ मैं थ्योरी भी एक्सप्लेन करता था उस क्वेश्चन से रिलेटेड। और इसलिए हमने थ्योरी को इतनी बार रिवाइज कर लिया कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ ही नहीं, ठीक है। तो रियल जो तरीका होता है ना वो यही होता है पढ़ने का।
और इसी तरीके से अब हम एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, स्टैटिक जीके हर एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। अभी हम 1-2 दिन में क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चेतन फर्स्ट लैंग्वेज वाज भोजपुरी, यानी कि जो चेतन है उसकी फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है? भोजपुरी है। सिंस अराइविंग इन तमिलनाडु ही नो लॉन्गर स्पीक्स भोजपुरी एंड ओनली स्पीक्स इंग्लिश विद द नेटिव्स व्हेन द न्यू सेकंड लैंग्वेज रिप्लेस द नेटिव लैंग्वेज। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि चेतन जो है ना वो भोजपुरी लैंग्वेज बोलता था, लेकिन जब वो तमिलनाडु जाता है ना तो वहां पे क्या कर रहा है, वो भोजपुरी को नहीं बोल रहा और उसकी जगह उसने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, उसकी इंग्लिश लैंग्वेज को। यानी कि क्या हुआ, जो न्यू सेकंड लैंग्वेज है ना उसने रिप्लेस कर दिया किसको, नेटिव लैंग्वेज को। और इसको बोला जाता है आपका सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, ठीक है। यानी कि आपका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट ए प्री रीडिंग एक्टिविटी। देखिए आप एक बात समझिए, जब क्लास में एक टीचर आता है और उसने क्या किया, आज टीचर को एक चैप्टर के बारे में पढ़ाना था, हाथियों के बारे में पढ़ाना था, एलिफेंट के बारे में। तो टीचर ने क्या किया, क्लास में आने के बाद हाथी जो है ना, एलिफेंट है ना, उनकी प्रॉपर्टीज बताना स्टार्ट कर दिया और उनके बारे में कुछ स्टोरी बताना स्टार्ट कर दिया। तो आपने क्या किया, आपने कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन कर लिया, आपने आइडिया लगा लिया। अब जो टीचर है ना आज क्लास में किसके बारे में पढ़ाने वाला है, एलिफेंट के बारे में। तो जो प्री रीडिंग एक्टिविटी होती है ना, प्री रीडिंग एक्टिविटी, वो रिलेटेड होती है आपकी यूजिंग ए प्रिडिक्शन टास्क, ठीक है। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेमेडियल टीचिंग। तो देखिए रेमेडियल टीचिंग हम किस लिए करते हैं, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, यही होगा आपका करेक्ट आंसर। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जब भी आप पेडागोजी के क्वेश्चन करें ना तो आप सभी आंसर्स को 100% पढ़ा करो। जितने भी ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं ना उनको पढ़ा कीजिए, क्योंकि देखिए एक से ज़्यादा आंसर भी सही हो सकते हैं और हमें चुनना होता है बेस्ट। तो आप कभी भी ऐसा मत कीजिए कि आप पहले आंसर को देखा, आपने सही लगा और उसको चूज कर दिया, तो इससे आपके क्वेश्चंस है ना वो गलत हो सकते हैं। क्योंकि पेडागोजी के अंदर अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं और अप्लाइड क्वेश्चंस के अंदर आपके हो सकता है सभी आंसर ही आपको सही लगे, पॉजिटिव वे में हो, लेकिन हमें उनमें से चुनना पड़ेगा फिर बेस्ट, ठीक है। यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं। रीडिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपका एसर्शन गिवन है, इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, एकदम सही है भाई, ठीक है। इंडिया के अंदर जो इंग्लिश है वो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बोली गई है, ठीक है। आगे देखिए, इंग्लिश इज टॉट एज ए फॉरेन लैंग्वेज इन इंडियन स्कूल्स, ये आपका गलत है। तो फॉरेन लैंग्वेज के अंदर नहीं पढ़ाते हैं हम एज ए सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाते हैं इंडिया के अंदर, किसको, इंग्लिश को। तो सेकेंड आपका गलत हो जाएगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि आंसर नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लैंग्वेज। तो सीधा और एकदम सिंपल सा आंसर है, लैंग्वेज इज सिंबॉलिक, एकदम राइट है भाई। लैंग्वेज इज स्टैटिक, ये गलत है आपका। जो लैंग्वेज होती है आपकी, जो भाषा होती है वो स्थिर थोड़ी ना होती है। हम तो खुद बोलते हैं, जैसे हमने जगह बदली हमारी भाषा चेंज, राजस्थान में अलग भाषा होती है, हरियाणा में अलग लोग बोलते हैं, और हरियाणा के अंदर या कहीं पर भी चले जाइए आप, जैसे ही आप थोड़ी थोड़ी दूरी पे भाषा बदलती है, हम बोलते हैं ना थोड़ी थोड़ी दूरी पे भाषा और पानी बदल जाता है। तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो लैंग्वेज है वो स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है, वो कैसी होती है, आपकी डायनामिक होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सेकंड, क्योंकि हमसे नोट पूछा था। सोशल भी होती है और सिस्टमेटिक तो होती है, सीधा और सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए आप असर्शन को पढ़ते हैं, प्रॉम्प्टिंग स्टूडेंट्स टू रिकॉल प्रीवियस नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, यस एकदम 100%। जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है वो इंपॉर्टेंट होती है, हर किसी को पता है। अब रीजन में देखिए आप, रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज हेल्प स्टूडेंट कनेक्ट द नॉन नॉलेज टू द न्यू नॉलेज, 100% करेक्ट है भाई। यानी कि जो आपकी पुरानी नॉलेज है ना वो नई नॉलेज को सीखने में हेल्प करती है, या फिर आप जो न्यू नॉलेज गेन करते हैं ना वो किससे कनेक्ट करके करते हैं, आपकी पुरानी नॉलेज के साथ, और ये एकदम करेक्ट है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A teacher of class 8 asked her learners to produce a leaflet about saving energy at home as an assignment. टीचर ने एक असाइनमेंट दिया है लीफलेट के ऊपर, ठीक है, सेविंग एनर्जी पर। दिस टास्क विल कैटर टू विच फीचर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज से रिलेटेड पूछ लिया। तो देखिए यहाँ पर जो आपका होना चाहिए ना वो या तो आपका होना चाहिए क्वेश्चन फॉर्म्स में या फिर कंपैरेटिव में, लेकिन देखिए इसके अंदर है कंफ्यूजिंग, तो मैं इसको डाउट के अंदर लेके चलूंगा, आप भी इसको डाउट में रख लेना।
ठीक है, जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी उस समय देखते हैं क्या माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। While planning a lesson, one of the objective is enable learners to produce typical business communication। बात हो रही है टिपिकल की, आप एक एक वर्ड पर ध्यान देना। टिपिकल business communication with customers। This objective matches which one of the type of text genre is listed below। रिपोर्ट के थ्रू गलत है भाई, डिस्क्रिप्शन ये भी गलत है, आर्टिकल ये भी आपका गलत है। करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 4, यानी कि आपको कस्टमर के साथ क्या करना है, कम्युनिकेशन करनी है। और टिपिकल कम्युनिकेशन, अब हर किसी के माइंड में डिस्क्रिप्शन आएगा कि आप किसी भी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं कस्टमर को, तो आप क्या दीजिए, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दीजिए, उसके बारे में आप कुछ ना कुछ बताइए। लेकिन ये नहीं होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 4, यानी कि आप टिपिकल बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू लुक एट द 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द पिक्चर एंड डिस्कस व्हाई दे आर यूज्ड इन डिफरेंट म्यूजिकल कंटेक्स्ट। यहाँ पर बात हो रही है, एक जो बच्चे हैं ना उनको क्या दिखाया गया, स्टूडेंट्स को क्या दिखाया गया, एक पिक्चर के अंदर 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखाए गए और वहां पर उनसे पूछा गया कि ये अलग क्यों है, एक दूसरे से अलग क्यों है, डिफरेंट क्यों है ये। तो चूज द कोग्निटिव स्किल दैट मैचेस दिस एक्टिविटी। तो सीधा और सिंपल सा आंसर था। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, एनालाइजिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि ये चीजें अलग क्यों हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। When monolingual speakers move from formal to informal modes of speech within the same spoken or gesture idea they are engaging in। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, स्पीच भी सेम थी, उनका स्पोकन का जो तरीका था वो भी सेम था, गेस्चर भी सेम था, लेकिन क्या किया, अब फॉर्मल से इनफॉर्मल मोड के अंदर चले गए। तो इसको बोला जाता है आपका कोड स्विचिंग, यानी कि आंसर नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चिल्ड्रंस इनफॉर्मल इंटरेक्शन। देखिए इनफॉर्मल इंटरेक्शन, आपको फॉर्मल और फॉर्मल के बारे में पता होगा। फॉर्मल वो चीज होती है जो चीज हम किसी नियम के अकॉर्डिंग करते हैं, किसी रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे आप स्कूल में जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए। तो आप स्पेशल जब क्लास के अंदर बैठकर पढ़ते हैं ना, किसी रूल के ऊपर आपके ऊपर रूल अप्लाई है, यानी कि आप स्पेशली क्लास के अंदर रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो वो होता है आपका फॉर्मल। और इनफॉर्मल होता है जब आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता। जैसे एक बच्चा है, वो छोटा होता है, वो लैंग्वेज सीखता है तो वो इनफॉर्मल तरीके से सीखता है। उसने उस लैंग्वेज को सीखने के लिए किसी स्कूल को ज्वाइन नहीं किया, किसी ने उसे आराम से बैठाकर किसी नियम के अकॉर्डिंग पढ़ाया नहीं है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है इनफॉर्मल। तो चिल्ड्रंस इनफॉर्मल इंटरेक्शन, फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप्स विद अदर इन देयर कम्युनिटी आर बेस्ड ऑन देयर यूज ऑफ विच फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। सीधा और सिंपल सा है। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, आपकी लैंग्वेज सोशलाइजेशन के बारे में, यानी कि सामाजिकरण के बारे में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। इन द केस ऑफ वोकेबुलरी यूज, ग्रामर प्रोवाइड्स ए पाथवे फॉर लर्नर्स टू, देखिए आप, कंबाइन लेक्सिकल आइटम्स इनटू मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशंस। यही होगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि आंसर नंबर 1। ठीक है, देखिए इसके बाद जो आपके क्वेश्चंस थे 136 से 142 तक, ये पैसेज के ऊपर डिपेंड थे। पैसेज को मैंने अच्छे से पढ़ लिया है, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। ठीक है, तो आप आंसर को देखना और अपना मिला लेना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी बॉयज हैड मिस्ड स्कूल टू गो फिशिंग टू द कैनाल दैट डे। तो कितने बॉयज थे, आपका करेक्ट आंसर आएगा आंसर नंबर 1, यानी कि 4। ठीक है, आगे देखिए। द वर्ड लेजी इन द फ्रेज ए स्मॉल लेजी स्ट्रीम ऑफ डर्टी वाटर मीन्स, यानी कि यहां पर आपसे लेजी का क्या पूछा है, सिनोनिम्स पूछा है। तो लेजी का मतलब क्या होता है, आपका स्लो, यानी कि आंसर नंबर 2। आगे देखिए। वाई डिड द बॉयज हर्ट्स ग्रो ब्रेवर बाय द मिनट। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, दे वर एक्साइटेड टू हैव मिस्ड स्कूल। गलत है भाई, दे न्यू एग्जैक्टली वेयर दे वर हेडेड। ये होगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि आंसर नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेयर शुड द बॉयज हैव बीन एट दैट टाइम ऑफ द डे। ये काफी लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया होगा, क्योंकि वो लैंग्वेज समझ नहीं पाए। यहाँ पर ये बात नहीं हो रही कि वो कहां पर थे, यहाँ पे बात हो रही है वो कहां पर होने चाहिए थे। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आएगा आंसर नंबर 2, यानी कि एट स्कूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरेंज दीज सेंटेंसेज एज पर द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द पैसेज। तो देखिए आप, इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 1, यानी कि C, A, B और D। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स पार्ट ऑफ स्पीच इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो ग्लेन स्पाइड मैनी टिनी फिशेज डेटिंग टू एड एंड फ्रो इन द मर्की वाटर। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा, जो आपकी स्पाइड है ये तो आपकी वर्ब है, और जो आपका मर्की है ये है एडजेक्टिव, यानी कि आंसर नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कंप्लीट द वर्ड एनालॉजी, तो देखिए आप इम्पोजिंग का क्या दे रखा है, इंप्रेसिव, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो आपको इसी तरह से जो ट्वेंसी है उसका क्या बताना था, सिनोनिम्स ही बताना था। और जो ट्वेंसी है उसका मतलब होता है कामचोर, यानी क्या करते हैं आप काम से बचते हैं। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो करेक्ट आंसर होगा सेकंड, क्योंकि एब्सेंटिज्म का मतलब होता है आप एब्सेंट हैं, आप अनुपस्थित हैं। और जब आप अनुपस्थित होते हैं इसका मतलब होता है आप कहीं ना कहीं काम से जी चुरा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका एक और पैसेज था, अब इसको देख लेते हैं हम। तो देखिए 143 पर चलते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि बी एंड सी आर करेक्ट एंड ए इज इनकरेक्ट। आप मिला लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाई डू यंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू दीज कैंप्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सेकेंड, यानी कि टू इंप्रूव देमसेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड देम, ठीक है। आगे देखिए। To prepare themselves and get warmed up for the busy day ahead, the young people क्या करते हैं, partake in the some outdoor games, यानी कि आंसर नंबर 3। partake का मतलब होता है हिस्सा लेना, भाग लेना, ठीक है। आगे देखिए। In the afternoon which of the following activities can camp members not select। नोट के बारे में पूछा गया है, तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सेकेंड, यानी कि योगा एंड जो पब्लिक स्पीकिंग है वो इंक्लूड नहीं था, ठीक है। आगे देखते हैं। The camps are justifiably named reach out because, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है। आगे बढ़िए। ऑल द 7 days एट द कैंप आर, तो क्या करते हैं हम, देखिए प्लान इन ए वे टू कोलेबरेट विद लोकल ऑर्गेनाइजेशन, ये होगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस गिवन बिलो, तो देखिए दे आल्सो मीट मैनी अदर पीपल हु हैव द सेम इंटरेस्ट एंड बिलीव्स। तो आप यहां से अगर देखते हैं ना, द सेम इंटरेस्ट एंड बिलीव्स, तो ये बन जाता है आपका नाउन, ठीक है। और द दे आल्सो आल्सो हो गई आपकी एडवर्ब। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि एक नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द एनालॉजी, फिर से आ गया। देखिए आप कॉन्फिडेंट क्या क्या होता है, साई होता है, क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसी तरह से जो एवरेज है इसका अपोजिट क्या होगा भाई, कोई क्या है, बच्चा औसत है, तो औसत का अपोजिट क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सीधा और सिंपल सा है, यानी कि एक्सीलेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है बच्चा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका आंसर नंबर 3, ठीक है। तो ये आपकी इंग्लिश की जो आंसर की है वो गिवन है, तो आप आराम से इनको मिला सकते हैं। जो डाउट वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप डाउट में ही रखना, जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जो पैडागोजी होती है ना, वो देखिए एग्जामिनर के माइंड पे सेट होती है, कि जो एग्जामिनर है वो किस तरह से सोच रहा है, एग्जामिनर के माइंड के ऊपर सेट रहेगी ये, इसलिए आप एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते हैं, ठीक है। ये आपकी इंग्लिश की आंसर की थी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अब हम जो क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं ये 100% आपके लिए बेस्ट क्लासेस होंगी, आपके लिए 100% यूजफुल होंगी, ठीक है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू।